नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। राज्य व्यवस्था की इस कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत। और हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, और इसमें जो कार्यपालिका है, आपको पता होगा एक व्यवस्थापिका होता है, कार्यपालिका है। और कार्यपालिका के अंतर्गत हम अपने मंत्रिपरिषद जो आपका मुख्यमंत्री है वो पढ़ेंगे। तो राज्य मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख आपके भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भाग 6, कौन सा है? भाग 6, भाग 6 और अध्याय है दूसरा। तो छठे भाग में अध्याय दूसरे में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का आपके उल्लेख किया गया है। भारत में राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। संसदीय शासन प्रणाली आप देखें तो ब्रिटेन से अपनाई गई, और संसदीय शासन प्रणाली में ये होता है कि जो आपकी कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की, एक होती है वास्तविक। नाम मात्र वाली होती है, नाम मात्र के आपके जो प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, लेकिन वास्तविक अगर बात करें तो मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री परिषद होती है, मुख्यमंत्री के सहित जो मंत्री परिषद होती है, ये वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल होता है जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख के रूप से बात करें कि राज्य का कौन होता है तो राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती हैं, ये वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री के आपके हाथों में निहित होती है। भारतीय आपके संविधान के अनुच्छेद हम बात करें 163 के साथ में 164, 166 और 167 ये राज्य मंत्री परिषद के संबंध में उल्लेख करते हैं। तो 163 के बारे में बात करें, 163(1) के अंतर्गत जिन बातों में संविधान द्वारा राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों को अपने विवेक अनुसार करे, उन बातों को छोड़ दीजिए और उनको छोड़कर राज्यपाल को अपनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए, उनके जो कार्य होते हैं उन कार्य को करने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। ये 163(1) के अंतर्गत कहा गया है कि स्वविवेक की कार्यों को छोड़ दीजिए। जो वास्तविक आपके अन्य जो कार्य होते हैं वो कार्य को करने के लिए, उनकी सलाह के लिए, उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और उसका आपके प्रधान, उसका क्या है? प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा और एक मंत्री परिषद होगी। ये 163(1) में अंतर्गत कहा गया है। फिर 163(2) के बारे में बात करें तो संविधान में दिए गए उन प्रावधानों में जिनमें राज्यपाल को विवेक अनुसार कार्य करना अपेक्षित है, उन पर राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया जो विनिश्चय होता है वो अंतिम होगा। राज्यपाल द्वारा जो लिया गया कोई भी ऐसा निश्चय है किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि 163 आपका 2 ये कहता है कि संविधान में जो इन्हें राज्यपाल को आपके शक्ति प्रावधान की गई है विवेक अनुसार कार्य करने के लिए, उन पर वो अपने विवेक अनुसार काम करेंगे और उनका जो निश्चय होगा वो अंतिम होगा। इस पर आप किसी भी कोर्ट पे प्रश्नगत नहीं कर सकते, किसी भी न्यायालय में जाकर आप इस पे वाद नहीं कर सकते। ठीक है। 163(3) के बारे में बात करें तो इस प्रश्न के आपके ठीक है, एक सेकंड चले। इस आपके प्रश्न की
किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। किस चीज़ की जांच नहीं की जाएगी? कि जो मंत्री परिषद थी, इस मंत्री परिषद ने राज्यपाल को सलाह दी अथवा नहीं दी, अगर दी तो क्या दी। आप ये चीज़ नहीं पूछ सकते। 163(3) ये कहता है कि आप 3-5 नहीं करोगे। यानी कि मंत्री परिषद का काम होता है सलाह देना, सहायता करना राज्यपाल का। 163(1) में हमने देखा, इसके लिए इसे मंत्री परिषद की आपके प्रावधान किया गया, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। 163(2) के अंतर्गत हमने देखा उनकी राज्यपाल के स्व विवेक की शक्तियाँ हैं, वो उन पे अपने आप काम करेंगे और जो इस पर विनिश्चय करेंगे उनका अंतिम होगा और इस पर न्यायालय पे कोई प्रश्नगत नहीं होगा। फिर हमने 3 में देखा कि जो मंत्री परिषद होगी उसने क्या सलाह दी कि नहीं दी तो क्या दी, ये सारे चीज़ें नहीं पूछ सकते। इस उपबंध में राज्यपाल को संविधान के द्वारा स्व विवेक की शक्तियाँ प्रदान किए जाने का आपके संवैधानिक प्रावधान किया गया है। संविधान में एक प्रत्यय लगने से आपके संवैधानिक शब्द बना, ठीक है। तो संवैधानिक होना चाहिए था, ठीक है ना यहाँ पर। इसका अर्थ है कि संविधान में दिए गए कुछ प्रावधानों के तहत राज्यपाल स्व विवेक से निर्णय कर सकेगा और इन स्व विवेक के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य मामलों में राज्यपाल की जो सहायता है उस सहायता करने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री को इसके आपके मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है और सामान्य अर्थ में यह समझा जा सकता है कि राज्यपाल जब जब राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा तब तब अपने विवेक से कार्य करेगा। यानी कि जब जब राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा तब तक वह विवेक से कार्य करेगा और जब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की आपके संवैधानिक प्रावधान या संवैधानिक प्रधान के रूप में काम करेगा तो वह मंत्री परिषद की सलाह पर और सहायता से काम करेगा। यानी कि सीधी सी बात समझ लीजिएगा, जब जब राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल काम करता है तो वह अपने विवेक से काम करेगा और जब राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका की संवैधानिक आपके प्रधान के रूप में कार्य करेगा तब वह मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से काम करेगा। 44 पे अगर संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 में आया उसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद जो 74(1) है, इस 74(1) में आपके संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि राज्यपाल ने राष्ट्रपति को कोई भेजा विधेयक, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दी गई जो सलाह है, मंत्री परिषद की विशेष तौर बात करें तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन संविधान में राज्यपाल के द्वारा मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह की पुनर्विचार के लिए भेजने के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में स्पेसिफिक हमने बात करी, वो तो क्लियर है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। लेकिन मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो पुनर्विचार के लिए भेजने के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। आगे देखें, मंत्रियों की नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। 163(1), 2 और 3 पढ़ने के बाद 164(1) के देखें। 164(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा। तो सबसे पहली तो बात कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है और ये नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा हो रही है 164(1) के अंतर्गत। और नियुक्ति होने के बाद वो नियुक्त जो आपका मुख्यमंत्री है, सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, वो गवर्नर को अपनी मंत्री परिषद देगा, लिस्ट बना के दे देगा, फलाना आदमी इसमें जाना चाहिए, ये इनका क्षेत्र रहने वाला है। ये सारी जो उनकी हैं, जो मंत्रियों की नियुक्ति है, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। लेकिन यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो मुख्यमंत्री का चयन राज्यपाल स्व विवेक से कर सकता है
लेकिन मंत्रियों की नियुक्तियों में राज्यपाल स्वयं विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि वह उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा जिसकी सलाह मुख्यमंत्री उसे देगा। यानी कि अगर बहुमत है तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा, लेकिन बहुमत नहीं है तो राज्यपाल गवर्नर अपनी स्व विवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने स्व विवेक से किसी भी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे अपना बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकता है। लेकिन मंत्रियों के संदर्भ में ये बात नहीं है, मुख्यमंत्री ही आपके मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देगा और उसी के आधार पर गवर्नर उनकी नियुक्ति करेगा। 164(1) में 4 राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पहले बिहार था, लेकिन एक संविधान संशोधन आया जो आपके जो 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006, इसमें 164(1) में आपके बिहार की जगह छत्तीसगढ़ और झारखंड को ऐड कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश और साथ में उड़ीसा, उड़ीसा है जो पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, ये भी एक आपकी परिवर्तन किया गया। जो आपकी उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 था, उसकी आपकी धारा 4 में उड़ीसा के स्थान पर ओडिशा के या प्रस्तावित हैं। तो 94वां संविधान संशोधन और साथ में आपके उड़ीसा का नाम परिवर्तन इसके रूप में आपके संदर्भ में आता है। 164(1) में 4 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बार बार पुराना नाम आता है, ठीक है, तो उड़ीसा ही समझे। अनिवार्य रूप से अनुसूचित जनजाति के कल्याण का भार साधक, यानी कि अनुसूचित जो जन कल्याणकारी जातियों के कल्याण का जो भार साधक एक मंत्री होने का प्रावधान किया गया है। तो उनके लिए एक मंत्री का प्रावधान किया गया है और जो जनजातियों के साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्ग को कल्याण का भी भार साधक हो सकेगा। तो अनुसूचित आपके जनजातियों के साथ में वो जातियों और पिछड़े आपके जो वर्ग के कल्याण का भी काम वो करेगा, ठीक है। तो 164(1) आगे बढ़े, योग्यता देखें तो देखिएगा भारतीय संविधान में मंत्रियों के लिए योग्यता का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। आपसे पूछिए कि भारतीय संविधान में मंत्रियों की कोई क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख कहीं पर किया गया है तो कहीं पे नहीं किया गया है, ठीक है ना। संसदीय शासन होने के कारण यहाँ कार्यपालिका को व्यवस्थापिका का हिस्सा होना आवश्यक है। यहाँ पर हमारे संसदीय जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका भी आपके व्यवस्थापिका का हिस्सा होगी। मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है। तो अगर विधानमंडल है, इस विधानमंडल का हिस्सा होना जरूरी है मंत्रियों के लिए। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 164(4) कहता है कि कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य की जो विधानमंडल है उस विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। 6 माह के लिए उसे किसी भी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद तक भी अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाता है और पुनः उसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद उसे आपके फ्री कर दिया गया और वापस 6 महीने के लिए और ऐसा कर दिया गया। ऐसे करते करते तो आप कई सालों तक ऐसे रख सकते हो, लेकिन ये प्रावधान नहीं है। 164(4) यही कहता है कि 6 माह की किसी भी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। किसी मंत्री का इस पद पर नियुक्ति के समय विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन नियुक्ति की तिथि से लेकर 6 माह की अवधि में उसे विधानमंडल का किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति विधानमंडल की सदस्यता के बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी व्यक्ति के एक बार 6 माह तक आपके ये सर्वोच्च न्यायालय का कहना हुआ है कि 6 माह तक मंत्री पद बने रहने के उपरांत सरकार के उस कार्यकाल में पुनः तब तक मंत्री नहीं बन सकता जब तक कि वो विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। मंत्री की अगर हम पदच्युति की बात करें, यानी कि पद से
हटने की बात करें किस प्रकार से होगा। 164(1) के अंतर्गत ही मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री के बारे में बात कही गई है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे, धारण करेंगे, ये 164(1) कहता है। ठीक है, 163(1), 2 और 3 पढ़ा, फिर 164(1) पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति की बात कही गई है और यहीं पर ये इनकी बात कही गई है कि प्रसाद पर्यंत तक ये धारण करेंगे। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य ये होता है कि राज्यपाल किसी भी मंत्री को बिना किसी प्रक्रिया के तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पद से हटा सकता है। क्या लगता है ये इनकी स्व विवेक की शक्ति होगी? तो नहीं, गवर्नर की यह स्व विवेक की शक्ति नहीं होती कि वो किसी भी मंत्री को ऐसे पद से आपके बिना किसी प्रक्रिया के ऐसे हटा दे, बिना कोई कारण बताए। ये होता है आपके मुख्यमंत्री के हाथ में। इस प्रकार प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से क्या आपके राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो क्या है, इसके प्रसाद पर्यंत आपके पद धारण करता है। तो व्यक्तिगत रूप से तो आपके किसके प्रति आपके उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के, गवर्नर के। लेकिन सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होगी वो किसके प्रति होगी, वो आगे देखेंगे। क्योंकि राज्यपाल यह कार्य मुख्यमंत्री की सलाह से करता है, अंत व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो प्रत्येक मंत्री मुख्यमंत्री के प्रति आपके उत्तरदायी होता है। 164(1) का यह प्रावधान इसलिए किया गया ताकि मंत्रियों पर मुख्यमंत्री के नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री के कार्य में अड़चन पैदा करे तो मुख्यमंत्री इस माध्यम से उसे पद से हटवा दे। तो मुख्यमंत्री को शक्तिशाली बनाने के लिए यह प्रावधान किया गया 164(1) के अंतर्गत। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसमें अनुच्छेद 75(2) में मंत्रियों की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहने का प्रावधान किया गया है। लेकिन राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के आपके राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहने का प्रावधान 164(1) के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, यही प्रावधान केंद्र में मंत्रिपरिषद में भी है, लेकिन वो 75(2) में है। सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करते हैं अभी। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हमने देख लिया 164(1) में। 164(2) में देखते हैं सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति आपके उत्तरदायी होगी। तो सामूहिक आपके रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन किस प्रकार से? डायरेक्ट जनता के प्रति नहीं है। देखो, आपकी जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो विधानसभा में सारे मेंबर्स जनता के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं, तो विधानसभा के प्रति कौन उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। मंत्री सिंगली अपने एक वो किसके प्रति होता है? वो होता है आपके राज्यपाल के प्रति, गवर्नर के प्रति, यानी कि व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व में संसदीय शासन प्रणाली का मूल सिद्धांत है। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद लोकप्रिय सदन, जो निम्न सदन है, उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारत में राज्यों में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उन राज्यों की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद को केवल विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी इसलिए रखा गया क्योंकि विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और इस प्रावधान के माध्यम से सरकार को आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनाकर उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। तो सीधी बात मैंने जो अभी जस्ट पहले कही कि आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो विधानसभा में बैठी होती है, उस विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि अगर विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है, चाहे वे विधान परिषद से ही क्यों न हो। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत साथ साथ तैरते हैं तथा साथ साथ डूबते हैं सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत एक याद रख लेना कि अगर, क्योंकि देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व से समझे तो विधानसभा है जो मंत्रिपरिषद के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्तावित पारित करती है और ये जो प्रस्ताव अविश्वास का पारित हो जाता है और सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद ध्वस्त होती है, चाहे वह विधान परिषद का भी सदस्य क्यों ना हो जाए। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व का ये सिद्धांत साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं।
क्योंकि जब ये चलती हैं तो मंत्रिपरिषद साथ में चलती है, और जब अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाता है, चाहे वो विधान परिषद से भी कोई मंत्री बनाया गया क्यों ना हो। ठीक है, इसका एक और तात्पर्य भी समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए मानना बाध्यकारी होता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए मानना होता है, और हो सकता है कि जब मंत्रिपरिषद किसी मुद्दे पर निर्णय कर रहा था उस समय कोई एक मंत्री उससे सहमत नहीं था, लेकिन निर्णय होने के बाद उस मंत्री को वह निर्णय मानना होगा। इस प्रकार सभी मंत्रियों का यह कर्तव्य होता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णय को माने तथा सदन के बाहर व भीतर एक जैसे स्वर में उसका समर्थन करे। एक मंत्री चाहे उसका विरोध करे, लेकिन जो मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है वो सबकी सहमति से माना जाता है, चाहे अंदर ही कुछ भी द्वेषता हो जाए, लेकिन जब ये निर्णय आपके पारित कर दिया गया है, मान लिया गया है मंत्रिपरिषद के द्वारा, तो हर एक मंत्री का कर्तव्य ये है कि उस निर्णय को माने, और सभी आपकी जो मंत्रिपरिषद के जो ये सदन के चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, एक जैसे स्वर में उसका समर्थन करे। ये कर्तव्य होता है सभी मंत्रियों का। सामूहिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य है यह भी है कि मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय सामूहिक होते हैं, और मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, और विधानसभा का जब तक बहुमत आपके मंत्रिपरिषद का जब तक बहुमत आपके विधानसभा में है तब तक वो सामूहिक रूप से आपके चल रही है, अस्तित्व में है, और विधानसभा में बहुमत उसे प्राप्त है, ठीक है, तब तक तो ये चलेगी। विधानसभा में सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद आपकी जो है क्या बर्खास्त हो जाती है। क्या होती है? बर्खास्त हो जाती है। विधानसभा नियमावली के नियम 132 के अनुसार मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आपके 40 सदस्य है, यानी कि 5 में से 1 भाग, ठीक है, सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा। समर्थन आपके लाने के लिए, ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 40 आपके सदस्य है। 200 के हिसाब से देखें तो 5 में से 1 हिस्सा, तो ठीक है, 200 में 5 का भाग देंगे कितना होगा? 40। तो 40 सदस्यों के आपके समर्थन होना लाया जा सकता है। मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करें तो 164(3) के अंतर्गत 164(1) में हमने देखा मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो रही है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो मंत्रियों की है वो उनकी नियुक्ति हो रही है। 164(1) में ही हमने देखा कि व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। 164 हमने 2 देखा कि जो पूरी मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति आपकी उत्तरदायी होती है? तो वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधानसभा में आपकी जनता का प्रतिनिधित्व वहां पर बैठा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो जनता के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ पर सीधी बात हमने कहाँ देखी है? यहाँ पर सीधी बात हमने देखी है कि भाई साहब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। 164(3) के बारे में बात करें, शपथ के बारे में बात करते हैं, जो मंत्री हैं उनके शपथ के बारे में। तो 164(3) किसी मंत्री के द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए आपके जो दिए गए प्रयोजन के लिए, जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। कौन सी अनुसूची? आपकी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत है। मंत्री है जो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आपके लेता है। लेकिन राज्यपाल हुआ और जो ये राष्ट्रपति हुए वो उसमें आपके अनुसूची में शामिल नहीं है, उनके अलग से आपके प्रावधान किए गए अनुच्छेदों की। इसका तात्पर्य है कि राज्य सरकार के मंत्री तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के तहत राज्य के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद और गोपनीयता की वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ये भी याद रखना है। पद और गोपनीयता की शपथ। वेतन भत्तों के बारे में बात करें तो शपथ दिलाई 163(3) में, 164(3) में 164 हमने 4 भी देखा था। यहाँ पर कोई मंत्री निरंतर 6 माह की आपकी अवधि तक विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता, ये बड़ा
फिर 164(5) में हमने देखते हैं क्या, वेतन और भत्तों के बारे में। 164(5) के अनुसार मंत्रियों को उस मात्रा में वेतन और भत्ते देय होंगे जो उस राज्य का विधानमंडल, कौन, विधानमंडल, विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित करे। तात्पर्य है कि राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण, इसकी शक्ति किसके पास है, विधानमंडल के पास है। विधानमंडल के पास कौन सी शक्ति है कि मंत्रियों के जो वेतन के आपके निर्णय करें। मंत्रिपरिषद की संरचना के बारे में देखें। संविधान में मंत्रिपरिषद की संरचना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होगी। फिर भी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होंगे, क्या मंत्रियों की आपकी संरचना रहेगी, भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन हम मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री हम देखते हैं। कौन कौन से, तो देखिएगा, एक हो जाएगा आपके मंत्रिमंडल, यानी कि कैबिनेट मंत्री। मंत्रिमंडल क्या है, ये प्रथम स्तर के आपके मंत्री होते हैं और अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। ये क्या होते हैं, अपने विभाग के आपके प्रमुख होते हैं। ये मंत्री सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार इस संदर्भ में किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श के आधार पर ही करेगा। तो यहां पर ये मंत्रिमंडल शब्द आता है, लेकिन मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द कहीं पर नहीं आता। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट है जो आपकी प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं। 352 अनुच्छेद में एकमात्र, वो भी संविधान में बाद में जोड़ा गया, अमेंडमेंट ऑफ आपके जो 44 है, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की छोटी परंतु अधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली इकाई होती हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सरकार की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर बारी आती है राज्य मंत्री की। ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट के अधीन रहकर इसमें सहायता करने का काम ये करते हैं। कैबिनेट मंत्री नहीं होता। जिस विभाग में अपने कैबिनेट मंत्री नहीं होता, उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को दिया जाता है। ऐसा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है। तो कुछ होते हैं जो कैबिनेट के अंतर्गत नहीं होते, उन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, उन्हें स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहते हैं। और राज्य मंत्री आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता है। केवल एक ही दशा में कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है, जब स्वतंत्र प्रभार के किसी राज्य मंत्री की बैठक में आमंत्रित किया गया हो। तो राज्य जो मंत्री है उसकी यही स्थिति है कि वो सहायता करने के लिए होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के। और अगर ऐसी स्थिति है कि कैबिनेट के अंतर्गत वैसी किसी को भी ऐसे आपके नहीं दिया गया, तो ऐसे स्वतंत्र प्रभार भी इन्हें दिया जा सकता है। और कैबिनेट जो मंत्रियों की बैठक होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो बैठक होती है, उस बैठकों में आमतौर पर ये भाग नहीं लेते। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र प्रभार का है और उसको आमंत्रित किया जा रहा है, तभी ये काम में अब उस बैठक है, उस बैठक में बैठ सकते हैं। उप मंत्री के बारे में बात करें तो ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं और दोनों मंत्रियों के अधीन रहकर, यानी कि कैबिनेट और जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, उनकी सहायता करने ये कैबिनेट जो बैठक होती है उसमें भाग तो वैसे भी नहीं लेते, राज्य मंत्री भी नहीं लेते, तो ये कौन सा लेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में बात करते हैं। तो मंत्रिपरिषद की बैठक का वास्तविक अर्थ है मंत्रिमंडल की बैठक होती है। बैठक केवल मंत्रिमंडल की होती है, मंत्रिपरिषद की नहीं। मंत्रिपरिषद की कभी बैठक नहीं होती, मंत्रिमंडल की आपकी बैठक होती है। मंत्रिपरिषद की बैठक का वास्तविक अर्थ ही होता है कि कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। इन बैठकों में केवल कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, राज्य मंत्री उप मंत्री नहीं। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री केवल उस स्थिति में उन बैठकों में भाग लेंगे यदि उन्हें आमंत्रित किया गया हो। और इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है, सीएम करता है। किसकी, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स की वो जो बैठकें होती है उनका। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में इन बैठकों की अध्यक्षता इस हेतु कोई उसके द्वारा निर्धारित कोई कैबिनेट मंत्री करता है। किसके द्वारा, सीएम के द्वारा।
जो निर्धारित है वही कैबिनेट मंत्री करेगा। संसदीय सचिव के बारे में अब देखते हैं। राज्य में संसदीय सचिव विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जो विधानमंडल के सरकार के कार्यों और संसदीय गतिविधियों के संचालन हेतु नियुक्त किए जाते हैं। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं, ये बात याद रखना है। और संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है तथा वह मुख्यमंत्री के समक्ष ही इस पद की आपके शपथ ग्रहण करता है। संसदीय सचिव अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री को संबोधित करते हैं, वे मुख्यमंत्री के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सचिव कैबिनेटों की आपकी बैठकों में भाग नहीं ले सकते, न ही उसे उस सदन की बैठकों में भाग ले सकता है जिस सदन से वे सदस्य नहीं है। और संसदीय सचिव का पद लाभ का पद नहीं है, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इनकी संख्या निश्चित नहीं है। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित मंत्रिपरिषदों में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या के प्रावधान को में ये शामिल नहीं थे। और राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़े सरकार के द्वारा 1967 में चौथी विधानसभा में संसदीय सचिव की अवधारणा का प्रारंभ किया गया। ठीक है, ये था संसदीय आपके सचिव। क्या था देखो समझो। संसदीय सचिव विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। यह मंत्रिपरिषद का हिस्सा बिल्कुल नहीं होता है। संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है, त्यागपत्र ही उन्हीं को देता है और इनके प्रति ही उत्तरदायी होता है। कैबिनेट की बैठकों में ये भाग नहीं लेता है, ना ये मंत्रिपरिषद का हिस्सा होता है और ना ही उस सदन की बैठकों में भाग ले सकता है जिस सदन का वो सदस्य नहीं है। और ये लाभ का पद बिल्कुल भी नहीं है। राज्य मंत्री का इसे दर्जा प्राप्त होता है। 91वां जो संविधान संशोधन 2003 आया उसमें मंत्रिपरिषद के आपको पता है मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई, लेकिन इनमें वो शामिल नहीं थे। और ये आपकी अवधारणा है, ये मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा 1967 में चौथी विधानसभा से प्रारंभ किया गया था संसदीय सचिव को। मंत्रिपरिषद का आकार तो मूल संविधान में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम अथवा न्यूनतम संख्या कितनी होगी। गठबंधन सरकार के बढ़ते चलन के कारण मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी, क्योंकि लालच होता था कि दोनों की भाई गुट बना के सरकारें चलाई जाए। लेकिन मंत्री के बार बार ये हमारे मंत्री इतने होंगे, तुम्हारे भी इतने बना देंगे, ऐसे करके अप्रत्याशित रूप से ये संख्या बढ़ने लगी। तो संविधान में संशोधन करना आवश्यकता था। फिर संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। और जो धारा 3(1)(1)(2004) द्वारा आपकी अनुच्छेद 164(1) का जोड़कर इस संबंध में प्रावधान किया गया। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 75(1) का जोड़कर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केवल मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया, न्यूनतम संख्या का नहीं। इसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण भी किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण भी किया गया तथा न्यूनतम संख्या का भी, तो दोनों का ही किया गया। तो अधिकतम तो मुख्यमंत्री सहित आपके 15% हो सकते हैं और कम आपके 12 हो सकते हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये परसेंट नहीं, ये सदस्यों की संख्या है। राज्यों में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या का प्रावधान विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले छोटे राज्यों में ध्यान में रखते हुए किया गया। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 होने के कारण इस संशोधन के पश्चात राजस्थान के मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री सहित 15% यानी कि 30 मंत्री हो सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात ये होगी कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के धारा 3 के द्वारा प्रावधान भी किया गया कि जहां
51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रारंभ के समय किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उक्त 15% से अधिक है, वहां उस राज्य में मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या ऐसी तारीख से जो राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा नियत करे 6 माह के भीतर इस खंड के उपबंधों को अनुरूप लाई जाएगी। राष्ट्रपति ने इस हेतु अधिसूचना जारी की तारीख थी 7/1/2004 निर्धारित की गई। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रावधान था कि अगर 91वां संविधान संशोधन लागू तो कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में अगर कोई बनी है, चल रही है, तो उसका क्या, तो उसमें कि जब भी अधिसूचना जारी करेगा राष्ट्रपति, जिसने 7/1/2004 में जारी भी की, तो 6 महीने के भीतर उसमें विशेष उपबंध करें। अब हम बात करते हैं मंत्रियों पर दल बदल संबंधी प्रावधानों की, जो 164(1) ख में जोड़ा गया। का हमने देखा जो आकार है वो देखा, और अब क्या देखते हैं। मूल संविधान में दल बदल संबंधी कोई प्रावधान नहीं था, ये सीधी बात है, क्योंकि ये आपके 52वें संविधान संशोधन जो राजीव गांधी की सरकार थी 1985 के अंतर्गत संसद तथा विधान जो मंडलों के सदस्यों के लिए दल बदल संबंधी निर्भरताएं, तो ये प्रावधान आपके इसके अंतर्गत किया गया। और तो मैं सदस्यों के लिए दल बदल संबंधी निर्भरता यहाँ पर देखिए तो प्रावधान शामिल किए गए, लेकिन इस संशोधन के द्वारा मंत्रियों के लिए दल बदल संबंधी प्रावधान शामिल नहीं किए गए थे। ये बात विशेष तौर से याद रखने लायक बात है। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुच्छेद 164(1) ख जोड़कर मंत्रियों के लिए भी यह प्रावधान कर दिया गया। यदि विधानमंडल के किसी भी सदन के किसी सदस्य में दल बदल संबंधी निर्भरताएं आ जाती हैं, तो वह अपनी निर्भरता की तिथि से उस अवधि तक मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निर्धारित आपके हो जाता है, जब तक कि सदन के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाए या इस कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व वह विधानमंडल के किसी सदन के लिए पुनर्निर्वाचित ना हो जाए। ठीक है ना, ये विशेष रूप से उसका सिस्टम आप रूल करने वाला है कि जब तक कि सदन के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त ना हो या इस कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व ही वह विधानमंडल के सदन के किसी भी आपके सदन के किसी पुनर्निर्वाचित न हो जाए। ठीक है, इसका अर्थ है कि विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा दल बदल किए जाने पर वह मंत्री नहीं बन सकता। मंत्री न बन पाने की अयोग्यता तब तक रहती है जब तक कि वह पुनः निर्वाचित होकर विधानमंडल का सदस्य न बन जाए। ये थी मंत्रिपरिषद। हमने 163 और 64 अनुच्छेद पढ़ रहे हैं और इसी के संदर्भ में आगे हम मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, लेकिन इस कक्षा में इतना ही, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्सअप ना हो, इसके लिए यहाँ पर इस कक्षा को यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।